हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर डिस्कस कर रहे थे पीपल एज रिसोर्सेज, संसाधनों के रूप में लोग, जिसमें हमने इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया। फर्स्ट था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड था हमारा टर्शरी सेक्टर। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है आज हम डिस्कस करेंगे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो मैन एंड वीमेन के द्वारा किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर की जो काम करते हैं मैन एंड वीमेन, उसको किस प्रकार से मैन एंड वीमेन में डिवाइड किया गया है। तो उसके कुछ बेसिस हैं। कौन से बेसिस पर डिवाइड किया गया उसको? हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन। कुछ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन है जिसमें क्या है, जिसके कारण उनके जो मैन एंड वीमेन के काम हैं उनको डिवाइड किया गया। कैसे? हम देखते हैं कि जो वीमेन है, वीमेन जनरली लुक आफ्टर, वीमेन किस चीज़ की देखभाल करती है? वो जो डोमेस्टिक चोर्स हैं, जो घरेलू कामकाज हैं उनको देखती है। एंड जो मैन है, मैन वर्क इन द फील्ड, और मैन जो काम करते हैं बाहर के काम करते हैं, या ये कह सकते हैं कि मैन अर्निंग के लिए काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं या खेतों में काम करते हैं। इस प्रकार के काम मैन के रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एजुकेशन एंड स्किल दोनों क्या है, बहुत ज़्यादा या हम कहेंगे कि मेजर डिटर्मिनेंट्स करती है जो अर्निंग है। किस प्रकार से? उसको हम लिंक करेंगे मैन एंड वीमेन के साथ कि जो एजुकेशन है एंड स्किल है, कि मैन एंड वीमेन किस प्रकार के स्किल एक्वायर करते हैं ताकि वो कौन कौन से काम करेंगे। हम देखते हैं कि मैन को क्या है, कल्चरल या हिस्टोरिकल बेसिस पर ये माना जाता है कि मैन ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, बट जो वीमेन है वो ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ये माना जाता है। एंड इसके बजाय क्या कहा जाता है, मैन को भी ये बात मानी जाती है कि मैन की जो मेंटल एबिलिटी है वो भी क्या स्ट्रॉन्ग होती है, वीमेन की जो मेंटल एबिलिटी है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो एंड जो वीमेन है उसको एक या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो क्या है, पुरुष प्रधान है, यानी कि मैन को ज़्यादा महत्वता दी जाती है और वीमेन को ज़्यादा महत्वता नहीं दी जाती। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वीमेन को एक 4 दीवारी के अंदर ही रखा जाता है। तो ऐसे ही वीमेन को ज़्यादा सिक्योर रखने के लिए कुछ उनके हिसाब से उनको एजुकेशन एंड स्किल दिए जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो मैन है वो क्या है, इंजीनियरिंग वगैरह इन जॉब में ज़्यादा जाते हैं, और वीमेन की सिक्योरिटी को देखते हुए वो कौन से काम करती है, टीचिंग का काम करती है, जहाँ वो नर्स की जॉब करती है, ताकि जो वीमेन है उनको टीचिंग एंड नर्स में ज़्यादा लेबर नहीं करनी पड़ती। तो वीमेन के लिए ऐसे काम दिए जाते हैं जिनमें उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, एंड मैन को ऐसे काम दिए जाते हैं जिनमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या की क्वालिटी, यानी कि जनसंख्या की क्वालिटी किस प्रकार से रहेगी, आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो क्या है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन? जो हमारी एक कंट्री की जो पॉपुलेशन की क्वालिटी है वो किस चीज़ पर डिपेंड रहेगी? उस कंट्री के लिटरेसी रेट एंड हेल्थ ऑफ अ पर्सन, कि वहाँ के जो लोग हैं उनमें लिटरेसी रेट कितना है एंड उन लोगों की जो हेल्थ है वो कैसी है, वो क्या करती है, पॉपुलेशन की क्वालिटी को डिफाइन करती है। तो जैसे कि अगर किसी कंट्री में लिटरेसी रेट अच्छा है, वहाँ के लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो और वहाँ के लोगों की जो हेल्थ है वो अच्छी हेल्थ है, तो वो जो कंट्री है वो क्या होगी, एक डेवलप्ड कंट्री होगी। अगर किसी कंट्री की जो लिटरेसी रेट वो कम है, वहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हुए हैं और उनकी हेल्थ, वहाँ के लोग अक्सर बीमार पड़े रहते हैं, तो वो उस कंट्री को हम डेवलप्ड कंट्री नहीं कहेंगे। आगे है कि द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड, जो पॉपुलेशन की क्वालिटी है, पहले हमने डिफाइन किया कि लिटरेसी रेट और हेल्थ क्या डिफाइन करती है, पॉपुलेशन की क्वालिटी को। आगे जो पॉपुलेशन की क्वालिटी है वो किस चीज़ को डिसाइड करती है, कि उस कंट्री की ग्रोथ रेट कैसी है। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर वहाँ के लोगों की हेल्थ एंड एजुकेशन अच्छी होगी तो वो क्या होगी, कंट्री की ग्रोथ रेट भी अच्छी हो रहेगी। नेक्स्ट है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की क्वालिटी को
बढ़िया करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन का एक मेन रोल रहता है। तो इसलिए क्या है, देयर इज एन स्पेशल एम्फेसाइज ऑन प्रोवाइडिंग द एजुकेशन ऑफ टू द पॉपुलेशन। जब हम ये चीज़ डिस्कस किया है कि एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट रोल है, इसलिए क्या किया गया है, स्पेशल इस चीज़ पर जोर दिया गया है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। तो इसके लिए कुछ फैक्टर बनाए गए हैं। प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, इसमें क्या है कि हर पर्सन तक क्या है, एजुकेशन की पहुंच हो। इसके लिए सरकार ने काफ़ी ज़्यादा ऐसे जो नीतियां बनाई, पॉलिसीज़ बनाई, जिसकी वजह से क्या है कि जैसे कि 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। तो आगे है रिटेंशन। अब रिटेंशन क्या है, रिटेंशन, अब एजुकेशन की पहुंच तो कर दी, और रिटेंशन क्या है, रिटेंशन की जब एजुकेशन वहाँ उनके तक पहुंच गई, यानी कि बच्चों का एडमिशन करवा दिया गया स्कूल में, अब रिटेंशन है कि उनको स्कूल में बनाए रखना, उनको एजुकेशन के साथ जोड़े रखना, क्या है, रिटेंशन। एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। एंड और क्या कहा गया, विद द स्पेशल एम्फेसाइज ऑन गर्ल्स, एंड क्या किया गया, गर्ल की एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया गया। क्या है कि प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, कि हर पर्सन तक क्या है, एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, और एजुकेशन को उन तक बनाए रखना। और क्या किया गया, एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें क्या है, गर्ल्स की एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया गया, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। अब क्या है, एजुकेशन की क्वालिटी को, एजुकेशन को हर पर्सन की एक्सेस बनाने के लिए क्या किया गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स, नए स्कूल खोले गए, जैसे कि नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, नवोदय विद्यालय खोले गए। अब नवोदय विद्यालय क्या है, एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें क्या है, बच्चों के टेस्ट होते हैं, और जो एक क्वालिटी वाले बच्चे होते हैं उनको अलग से, उनको और इम्प्रूव करने के लिए नवोदय विद्यालय में उनका एडमिशन करवाया जाता है। नेक्स्ट है वोकेशनल स्ट्रीम। इसमें क्या है कि बच्चों को सिर्फ एजुकेशन देना ही इसका एजेंडा नहीं है, उनको कुछ काम सिखाना, ताकि वो बड़े होकर कुछ ना कुछ काम कर सकें, वो अपनी अर्निंग कर सकें। इसके लिए उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड, इसके लिए वोकेशनल स्ट्रीम को डेवलप किया गया टू एक्यूप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल्स स्टूडेंट विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल, जिसमें क्या है, बच्चों को उनके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड उनको नॉलेज दी जाती है और उनको स्किल्स दिए जाते हैं। अब ये जो एजेंडे तैयार किए गए, इसके लिए क्या किया गया, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर फ्रॉम ₹151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान टू ₹3,766 करोड़ इन द 11th। अब क्या है कि जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं होती है, उसमें क्या है, जो एजुकेशन के लिए बजट बनता है वो पहले कितना था, जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी, 5 ईयर डेवलपमेंट जो एक सिस्टम बना होता है, उसमें क्या थी, उसकी अमाउंट 151 करोड़ थी। तो एजुकेशन को सुधार करने के लिए, एजुकेशन में इंप्रूव करने के लिए फर्स्ट प्लान में कितना था, 151 करोड़ था। अब 11th जो प्लान है, 11th जो पंचवर्षीय योजना है, उसमें जो अमाउंट है बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 3,766 करोड़। और क्या है, जो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज फ्रॉम 0.64% इन 1951 टू 1952। अब क्या है, जो जीडीपी का कितना परसेंट था, 1951 से लेकर 1952 में कितना परसेंट था, 0.64 था। बट अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 2015-16 में उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 3.0% कर दिया गया। तो इन फैक्टर से हम देख सकते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं, जैसे नवोदय विद्यालय बनाए गए हैं और वोकेशनल स्ट्रीम्स को भी बढ़ावा दिया गया है, और जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ा दिया गया। जैसे कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी तब कितना था, उसका बजट 151 करोड़ था, और जो 11th जो पंचवर्षीय योजना के आते आते क्या हो गया, वो 3,766 करोड़ हो गया। और जो जीडीपी का
1951-52 में 0.64% था, और अब 2015-16 तक आते आते जो जीडीपी का जो परसेंटेज था वो कितना रोज हो गया, 3.0%। स्टूडेंट्स, आज के जो हमारे वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। हमने डिस्कस किया कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जहाँ हम कहें कि पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, किसी कंट्री के लिटरेसी रेट एंड जो उसकी हेल्थ रेट है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो पॉपुलेशन ऑफ क्वालिटी है वो किस चीज़ को डिसाइड करती है, किसी कंट्री के ग्रोथ रेट को। आगे है कि जो हमने देखा कि इस लिटरेसी रेट एंड हेल्थ बढ़िया होने के लिए किस चीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ों पर जोर दिया गया। पहली चीज़ थी कि उन्होंने यूनिवर्सल एक्सेस बनाई कि हर पर्सन तक क्या हो, एजुकेशन की पहुंच हो, और एजुकेशन को सभी तक बनाए रखना। ये नहीं है कि अब 3-4 के लिए बच्चे को एडमिशन दिलवा दिया फिर क्या है उसको हटा देना। बच्चे को लगातार कंटिन्यू एजुकेशन के साथ जोड़े रखना जब तक वो किसी अच्छे ऑक्यूपेशन को ग्रैब नहीं कर लेता। एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद आ स्पेशल एम्फेसाइज ऑन गर्ल्स। एलिमेंट्री एजुकेशन पर स्पेशल जोर दिया गया, जिसमें क्या है, गर्ल्स की एजुकेशन पर खास ध्यान दिया गया। और एजुकेशन की बढ़िया इंप्रूवमेंट के लिए क्या किया गया, नवोदय विद्यालय जैसे हम नवोदय विद्यालय कहें, मॉडल स्कूल कहें, आरोही स्कूल्स कहें, इन स्कूल्स को एस्टेब्लिश किया गया। और क्या है कि सिर्फ एजुकेशन ही एजेंडा न समझ के बच्चे आगे बड़े होकर कुछ अपना काम धंधा कर सकें, वो अच्छा ऑक्यूपेशन ग्रैब कर सकें, इसके लिए क्या किया गया, वोकेशनल स्ट्रीम्स भी बनाए गए, वोकेशनल स्ट्रीम को डेवलप किया गया। नेक्स्ट क्या है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो एजुकेशन पर गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है उसको भी बढ़ा दिया गया। यहाँ तक हमने देखा कि जो हमारी कंट्री है, कंट्री की ग्रोथ के लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो हमारे एजुकेशन पर का जो एक्सपेंडिचर था उसको इंक्रीज कर दिया। अब एजुकेशन पर होने वाले एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया गया, तो जिसके कुछ रिजल्ट आए, और उन रिजल्ट या उन आउटकम्स के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कि जो आउटकम्स हैं, जब एजुकेशन के जो एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया गया तो जो आउटकम्स आए वो क्या है कि जो लिटरेसी रेट था, द लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 18% इन 1951 टू 74% इन 2010 एंड 11। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा शिक्षा का स्तर, जो लिटरेसी रेट था वो 1951 में 18% था। ये कह सकते हैं कि 100% के पीछे 18% पढ़े लिखे थे, उनका यानी लिटरेसी रेट 18% था 1951 में। वो क्या हुआ, 2010 और 11 की रिपोर्ट के अनुसार वो क्या हो गया, 100% के पीछे 74%, यानी कि 74% हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वास्ट डिफरेंस आ जाता है कि पहले देखो 18% था 1951 में, अब कितना हो गया 74%, यानी कि ये कह सकते हैं कि आउटकम्स काफ़ी बढ़िया रहा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1951 में जो प्राइमरी स्कूल्स, जहाँ जितने भी स्कूल्स होते थे उनकी जो अगर हम काउंटिंग करें तो वो काफ़ी कम थी, लेकिन जब 2010 एंड 11 की रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ, जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम था वो क्या हुआ, एक्सपेंड होकर लगभग 9 लाख तक के स्कूल बन गए। हम देखते हैं कि यहाँ पर 9 लाख स्कूल बन गए, और जो एजुकेशन की जो लिटरेसी रेट था वो 18% से 74% हो गया। फिर भी इनके सामने कुछ चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस में हम देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस थे। वास्ट डिफरेंस इन लिटरेसी इज नोटिस्ड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। हम देखते हैं कि जो लिटरेसी रेट था 18% से 74% हो गया, इसके बावजूद भी उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखे गए। किस प्रकार के डिफरेंस थे कि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन में 74% जो हमारी पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी थी, एजुकेटेड थी, लेकिन उनमें किस चीज़ का डिफरेंस देखते हैं, अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन, अलग अलग सेक्शन में जो लिटरेसी रेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। किस प्रकार से, जैसे अगर हम 1951 में देखें 18% टोटल पॉपुलेशन पढ़ी थी, और उसमें क्या था, जो मेल का जो एजुकेशन रेट, मेल का जो लिटरेसी रेट था वो क्या था, काफ़ी ज़्यादा था। उसके कंपैरिजन में जो फीमेल थी वो काफ़ी कम पढ़ी लिखी होती थी। अगर हम
यहाँ पर 2010 एंड 11 की रिपोर्ट में देखें तो इसमें भी हम देखते हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो तो 74% एजुकेटेड है, बट उसमें क्या है, जो मेल का जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, बट जो क्या है फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम रह गया। ये क्या आता है, उसमें वास्ट डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल हैव बीन डिल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट। हम देखते हैं कि 2010 और 11 तक स्कूलिंग जो स्कूल थे वो तो 9 लाख तक बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई, बट हम देखते हैं कि वहाँ पे जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी क्या है, एक पुअर क्वालिटी है। अब देखते हैं कि उन बिल्डिंग में से बच्चे अपने डिग्री डिप्लोमा या जितने भी सर्टिफिकेट लेके निकलते हैं वो निकल जाते हैं, क्या वो आगे अच्छी जॉब लेने के काबिल हैं? तो हम देखते हैं कि उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी वीक रहा है, उनका जो पढ़ाई के तरीके वो काफ़ी वीक रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनका जो स्कूलिंग सिस्टम है, जो उनकी स्कूलों में जो क्वालिटी है वो हम उनको नहीं दे पाए हैं। नेक्स्ट एक और स्टेप है जो हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए उठाया था, वो क्या था, सर्व शिक्षा अभियान, जिसको हम कहेंगे सर्व शिक्षा एजुकेशन सिस्टम। तो उसमें क्या है, स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय 2010। तो सर्व शिक्षा एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान में क्या था, एक स्टेप उठाया गया था जिसमें क्या प्रावधान था कि 6 से लेकर 14 ईयर के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी चिल्ड्रन हैं, उनको 2010 तक 2010 तक सभी को एलिमेंट्री स्कूल्स में लेके आना, सभी को स्कूल से जोड़ना था, इसका जो मेन एजेंडा था। नेक्स्ट है इसमें इनिशिएटिव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो सर्व शिक्षा अभियान का जो इनिशिएटिव था इसकी पहल किसने की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी, और किसके साथ मिलकर की थी, पार्टनर विद द स्टेट्स, द लोकल गवर्नमेंट, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट थी, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है एंड जो कम्युनिटी है, उनके साथ उन्होंने मिलकर इस गोल को अचीव करने का एक एजेंडा बनाया था। तो नेक्स्ट क्या है, ब्रिज कोर्स एंड बैक टू स्कूल कैंपस। ये जो सर्व शिक्षा अभियान था ये क्या था, मान लो अगर कुछ बच्चे हैं जो स्कूल में कुछ साल पढ़कर बाद में हट जाते हैं, उनको दोबारा से स्कूल के साथ जोड़ना और उनके लिए नए कोर्स का प्रावधान करना, उनको ब्रिज कोर्स कहा गया है कि उनके लिए ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंप्स लगाए गए। तो स्टूडेंट, आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कल मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।